कर्मनाशा की हार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है कहानी कर्मनाशा की हार। एक प्रेम कहानी है। कुलदीप एक लड़का होता है जिसके जीवन से संबंधित है, वो विधवा से प्रेम कर बैठता है। तो एक लव स्टोरी है, हृदय को छू जाने वाली लव स्टोरी है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके आंसू निकल आएं। इतनी मार्मिक कहानी है और मैं जब सुनाऊंगा तो अवश्य ही आपके आंसू निकलने के चांसेस हैं। और इसके बाद हम आपको इस कहानी का बताएंगे सारांश, तो इसका हो ही जाएगा। इसके बाद हम इस कहानी की समीक्षा बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वो फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ाए तो बिना मानुष की बलि दिए नहीं लौटती। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नई डीह वालों को इसका खौफ न था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की ये बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती और मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठा होते। कजली सावनी की ताल पर ढोलकें ठनकने लगती। गांव के दुधमुहे तक ई बढ़िया ई बाढ़ी नदिया जिया लई कै माने, ई बाढ़ी नदिया जिया लई कै माने, ई बाढ़ी, ऐसा गीत गाते। क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई डीह से जा टकराया तो ढोलकें बह चली। गीत की कड़ियां मुरझाकर होठों में पपड़ी की तरह छा गईं। सरेखा ने सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की। 5 बकरों की दौरी भेंट हुई, किंतु बढ़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट नहीं रही। नई डीह वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, बरस बीता, पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छाव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई डीह के वातावरण में हौलदिली छा गई। अब ये ध्यान रखना, हौलदिली छा गई। ये एक मुहावरा है और लोकोक्ति है, ठीक है? लोकोक्ति है, मुहावरा है, तो इसको याद रखना। गांव ऊंचे अरार पर बसा था जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़मूल के सहित उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था। नई डीह के लोग चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। कल दीनापुर में कड़ा चढ़ा था पांडे जी, ईसुर भगत हकलाते हुए बोला। कुएं की जगत से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पांडे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। अब क्या कह रहे थे भगत? कड़ा चढ़ा था? क्या कहा सोखा ने? तो भाई सोखा वो होता है जो तंत्र मंत्र, जो तांत्रिक है, उसको सोखा कहा गया। क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुबलाते हुए बोले, काशीनाथ की शरण। भाई लोगों, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे, आदमी मवेशी की क्षय होगी और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा और प्रलय होगी। प्रलय न होगी तब क्या बरकत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वो बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा? माथे के लुग्गे को ठीक करती हुई धनसरा चाची बोली, मैं तो कहूं कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है? राम रे राम, एक ने पाप किया सारे गांव के सिर बीता।
उसकी माई कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी कि हो न हो कुछ ताल में काला है। अरे कुछ साफ भी कहोगे भाऊजी, बीच में जगेसर पांडे बोले। अरे क्या हुआ आखिर? हुआ क्या है? विधवा लड़की बेटा पैदा कर सुहागिन बनी है। कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। आगत भय से सबकी सांसें टंगी रह गईं। तभी मिर्ची की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, कोई आज की बात है, 3 दिन हो गए। लोगों को परले की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची चौराहे की ओर बढ़ चली। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहे थे। सबकी आंखों में नई डीह का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह ऊब चूब करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बकरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले जा रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के धक्के से बिछल जाता। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। विचित्र दृश्य है। पाणे न जाने क्यों बुदबुदाए। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बकरी की ओर देखा। पाणे के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा अकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है ये बकरी, भाग की ले कौन टारे। 2 पुश्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ के बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज से 16 साल पहले माँ बाप का एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए थे। माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरव पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निरअवलंब खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, काम धाम के लिए दुधमुहे भाई की देखरेख, रहने के लिए बकरी जिसे पिछली बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया है। अब ये भी न बचेगी। पांडे के मुंह से भवितव्य फूट रहा था, जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गईं। वर्षा का पानी पसीजकर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। सनसनाती हवा गांव के इस छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। भैरव पांडे के कानों में आवाज के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई। बैसाखी उनके शरीर के भार को संभाल न सकी और वे धम्म से चौखट पर बैठ गए। बाजू के छक्के से कोहनी छिल गई। चिनचिनाती हुई कोहनी का दर्द उनके रोए रोए में बिंध रहा था और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ गया। वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस जर्जर बकरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है, जिसे अपनी उस विपन्न अवस्था में भी भैरव पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वो प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी रही। मैं जानता था कि ये छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पाणे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरेरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरव को मां की छाया तैरती नजर आती। उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते, किस पर भैरव पांडे के दादा की लौछार पड़ी है। पांडे हो कर हंस पड़ते। अरे जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठकर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरे आंख में 100 कुंड बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नजर गड़ाता है। कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोंट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगी मुखिया जी, हैं? दादा के पास तो 5 पछाही गाय थी, एक से एक 2 थान दुहले तो पसेरी बाल्टी भर जाती थी। और यहाँ तो लौंडे को दूध पचता ही नहीं। फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को। अब वो पुराने जमाने की बात कहाँ रही पांडे जी, मुखिया कहता है और अपने संकेतों से शब्दों में मिर्ची की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नौजवान कुलदीप उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता, किंतु भैरव पांडे के डर से वो कुछ कह न पाता। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई के बिनौले निकालते, túमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचाक नचाकर जनेऊ बनाते। जजमानी चलाते, पत्रा देख देते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते
और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। ये सब कुछ मर मर कर किया था। इसी दिन को पांडे की आंखें भर आईं, आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है, राम जाने कैसे हो। सूखी आंखों से दो बूंद गिर पड़ी। अपने से तो कौर भी नहीं उठा पाता था, भूखा बैठा होगा कहीं। बैठे मरे हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम्म से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज दो लट्ठे ऊपर चढ़ाया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौरा था, जो बरसात के पानी से कटकर खुरदरा हो गया था। पुराने पौधे के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधे की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वह शाम भी नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फुलमत आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। कुलदीप जरा बाहर से भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पांडे ने। सफेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फुलमत आंगन में इसी चौराहे के पास आकर खड़ी हो गई थी। और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वो उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे। वह गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी के चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौरे को उनकी मां पीली मिट्टी के लेपन से संवार देती, फिर श्वेत बलुई मिट्टी से पोत कर सफेद कर देती। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों को जलना देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा कुलदीप हड़बड़ाया और फुलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था, जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी और दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर अवसाद का ये भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता। ना तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती, ना तो हंसी के कलरव से घर के कोने कोने में गुंजान बनाने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा। सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। पांडे के रुख से फुलमत भी सशंक हो गई थी। वो इधर कम आती। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नजर थी। वो किताब खोलकर बैठता तो दिए की टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फुलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और एक टक दिए की लौ की ओर देखता रह जाता। पांडे की उसकी ये दशा देखकर पांडे को बड़ा क्रोध आता, पर कुछ नहीं कहते। कुलदीप को एक बार टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह, तबीयत तो ठीक है ना जी। इतना कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। रीमल मल्लाह की यह विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगी है, पता नहीं कहां से बह दहकर यहां आकर बस गए कुलच्छनी। अब क्या चाहती है, बाप मरा पति मरा, अब न जाने क्या करेगी, जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। यह कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है, हंसना खेलना खाना सब भूल गया है। पांडे चारपाई से उतर कर इधर उधर चक्कर लगाते रहे पर कुछ निर्णय न कर सके।
समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर आता, हंसता खेलता। पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के दो चार उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गपाष्टक में बीत बीत जाता। सुरती मलमल ताल ठोंकते और पिच से थूक कर किसी को गाली देते या निंदा करते। इन सब चीजों से वास्ता न रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ घूमता रहता। हूं हां करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटे को किसी तरह झेल ले जाते। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ाया था। लहरों की चकराहट टकराहट और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ पानी, लाल पानी गांव के थोड़ा और निकट आ गया था। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थी। पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वे फुसफुसाए। बगल की दीवार में ताखे पर रामायण की गुटका रखी थी, उन्होंने उठाई। एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वो गया है आज तक गुटका नहीं खुली। पांडे के हाथ कांपे। गुटका उलट कर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठाकर खोला, वही लाल निशान। कहा सीता विधि बा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। सुनाऊ विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, हरु मम शोका। पांडे की आंखें भर आई। झरझर आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। ये चुड़ैल मेरा घर खा गई। शब्द फूटे किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से क्या होगा? अब इतने तक रहता तो कोई बात थी। आज उसे बच्चा हुआ है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पांडे बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों में मुट्ठियों को भींच कर कसकर भी खींचा, जैसे इनकी जड़ में पीड़ा जम गई है। खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ न सके। आंखों के सामने चिंगारियां फूटने लगी। आज उन्हें मालूम हुआ कि वे इतने कमजोर हो गए हैं। कुलदीप के जाने के बाद से आज तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बेचैन व बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने उस दुख को भुलाने में मदद की थी। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक करके आंखों के सामने नाचने लगी। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन पलाश के पेड़ों की आरक्त बातें, बीच में घुघू चाहूं और जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशानों की 2 पंक्तियां, सिर्फ 2। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, श्यामा की चीरती दर्द भरी आवाज, एक चुप्पी फिर हकलाती आवाज, मैं अपना प्राण दे सकता हूं किंतु तुमको कभी नहीं। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थीं। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाजों का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का भी प्रयत्न कर रहे? एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता, वो विधवा न होती। तुलसी चौरी की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उनकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वो आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विजड़ित खड़े थे, विमूढ़ खड़े थे। ये असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके। कुलदीप, बड़ी कर्कश आवाज थी पांडे की। दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों समवेत समेत माने इकट्ठा दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। अरे मैं पूछता हूं, ये सब क्या है? पांडे चिल्लाए। इतने निर्लज्ज हो तुम दोनों? पांडे बढ़कर सामने आए।
फुलमत की ओर मुंह फोड़ कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वो सपन में भी नहीं हो सकता? कभी नहीं, कभी नहीं। फुलमत चुप थी। पांडे दूने क्रोध से बोले, चुप क्यों है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ूंगी दादा? वो सहसा एकदम निचुड़ गई। मैंने तो उन्हें कई बार मना किया। कुलदीप! पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोंटते मुझे तनिक भी देर नहीं लगेगी। दादा, कुलदीप हकलाया, हम दोनों पापी, नीच। भैरव पांडे के हाथ की पांचों उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आईं। मैं सोचता था तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुल ही गया है। वे फुलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन? भाग, नहीं तो तेरा गला घोंट कर इसी पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ को पीते हुए त्रसित सांप जैसा स्वर। ये सब मैंने क्या किया था? पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़पड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरक कर रामायण की गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिरांव की खनक खाक छानते फिरते। 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल के वे पागल की तरह कुलदीप को ढूंढते फिरते, किंतु वो नहीं मिला। थक कर, हार कर पांडे वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लंबी विशाल बकरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत पुजारी के तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण, पिंजर की तरह लगती थी ये बकरी। चौखट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा कराह उठी। चला गया, चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वो कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपनी आंख की ओट नहीं होने दिया। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया पाला पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पाणे अधरों की मेड़ के विषय पीछे विथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। भोर होने में देर थी। उन्नीदी आंखें करवा रही थीं, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। पांडे उठकर टहलने निकले। सामने बसवार के भीतर के से पूर्वी क्षितिज पर ललछुआ उजास फूटने लगा था। गली की मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जांत की घर घर गूंज रही थी। एक घुमड़ता गरगराहट का स्वर, जिसके पीछे जांत वाली के कंठ की व्यथा की सुरीली तान फूट टूट टूट कर कौंध उठती। मोहे जोगिनी बना के कहाँ गई ले रे जोगिया, मोहे जोगिनी बना के, मोहे जोगिनी बना के कहाँ गई ले रे जोगिया, गई ले रे जोगिया। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे भूले भटके थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे थे। अब रोने चली है चुड़ैल। पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे, रो रो कर मर, मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है रे छबीला? पांडे बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। बलात् मतलब बड़ा ही ताकत लगा करके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, बलात्। देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। पांडे मुस्कुराए, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूंटियां गाड़ कर खरनाशा की बाढ़ रोकना चाहता है। वो भीड़ कैसी है रे छबीले? अरे नहीं जानते, फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे की में से सटकर बोला। क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? हाँ हाँ। पांडे आगे बढ़े। बोतल की टीप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चली थी पांडे के वंश में कालिक पोतने। अच्छा ही हुआ कि वो छोकरा भी आज नहीं है।
फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए आरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार हो रो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था। अपने अपने प्राणों का मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए, बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया। पर साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा दो बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पास की लहरें किनारों पर सांप की तरह फुफकार रही थीं। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर लिया। एक के पाप के लिए सारे गांव मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। एक बीभत्स सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा। आगे बढ़े फुलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वो अपने बहु बच्चों को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूं। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी मां का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? तो ये बूढ़े पांडे जी की बहू? मुखिया व्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी। समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। अरे मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप अगर गिनाने लगूं तो यहां खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक पांडे की ओर देख रहे थे, जो कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत प्रशस्त अटल कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्धत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थीं। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थीं। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थीं, शिथिल, थकी, पराजित। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी और इसका कथा सार? चलते हैं अब इस कहानी की समीक्षा की ओर, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, कर्मनाशा की हार। ये कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित एक चरित्र प्रधान सामाजिक कहानी है। कैसी है? चरित्र प्रधान सामाजिक कहानी। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास का खंडन किया है, विरोध किया है। प्रस्तुत कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। कथानक कथानक वही स्टोरी आपको जो मैंने सुनाई शॉर्टकट में लिखना है। कर्मनाशा की हार एक चरित्र प्रधान कहानी है। भैरव पांडे के व्यक्तित्व के माध्यम से कहानीकार ने प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। कहानी में कोई भी दिखावा नहीं है। कहानीकार ने जीवन के छोटे छोटे क्षणों को पिरोया है। लेखक ने कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज का शक्तिशाली वर्ग समाज का ठेकेदार बना हुआ है। वो कुछ भी कर सकता है, जबकि कमजोर वर्ग यदि उन्हीं कार्यों को करता है तो उन्हें दंडित किया जाता है। इस कहानी में एक ब्राह्मण युवक कुलदीप अपने घर के समीप रहने वाली मल्लाह परिवार की एक विधवा फुलमत से प्रेम करने लगता है। परिवार के सदस्य उसे स्वीकार नहीं करते। अपने बड़े भाई भैरव पांडे की डांट से घबराकर कुलदीप घर बार छोड़कर चला जाता है। फुलमत एक बच्चे को जन्म देती है। तभी कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसे लोग फुलमत के पाप का परिणाम मानते हैं। उस बच्चे को, उस फुलमत को नदी में फेंक कर बलि देना चाहते हैं, जिससे नदी में बाढ़ आई हुई समाप्त हो जाए। लेकिन क्या होता है कि गांव वाले इसका विरोध, कुछ व्यक्ति विरोध करते हैं, लेकिन जो प्रगतिशील विचारों के धनी भैरव पांडे हैं, उनकी वो अपनी कुलवधि वधु के रूप में उस फुलमत को स्वीकार कर लेते हैं और गांव वालों का मुंह बंद करा देते हैं। वह कहते हैं कि मैं अगर एक एक के पाप गिनाने लगूं तो उस गांव का गांव इस कर्मनाशा की नदी में जाना पड़ेगा, बाढ़ में। पात्र और चरित्रण, कोई खास पात्र नहीं है। मुख्य पात्र भैरव पांडे हैं। भैरव पांडे को ही कहानी का नायक भी समझना चाहिए, क्योंकि इनका चरित्रण बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ है। प्रारंभ में लोक लाज से आतंकित हैं, लेकिन शीघ्र ही मानवतावादी दृष्टिकोण उसमें प्रस्फुटित हो जाता है
और वे कायरता को छोड़कर उदारता का परिचय देते हैं, मानवता की रक्षा के लिए पूरे समाज से बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय पात्रों में कुलदीप है, फुलमत है, जगेसर है, पांडे हैं, धनसरा चाची हैं, ठीक है, कुछ ग्रामीण मुखिया जी हैं। तो ये सब उन इसमें हैं पात्रों में। फुलमत प्रेम की निशानी, बच्चे को जन्म देकर पवित्र भावना को दर्शाती है। मुखिया ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व, अंधरूढ़ियाँ, मतलब जो मुखिया हैं ग्रामीण समाज का प्रतिनिधि तथा अंधरूढ़ियों का समर्थक चरित्र है। वो ईर्ष्यालु एवं क्रूर है। इस प्रकार कहानी चरित्र चित्रण की दृष्टि से बड़ी ही सफल रही है। कथोपकथन या संवाद, कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से कहानी सफल रही है। संवाद पात्रों पात्रानुकूल हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं और संवाद पात्रों के चरित्र उद्घाटन में सहायक हुए हैं, जिससे पात्रों की मनोवृत्तियों का भी उद्घाटन हुआ है। संक्षिप्त, रोचक, गतिशील, सरस और पात्रानुकूल हैं। क्या संवाद। देश काल और वातावरण। तो देश काल वातावरण की बात करें तो कर्मनाशा की हार एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में स्वाभाविकता लाने के उद्देश्य से वातावरण की सृष्टि की और विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। एक कुशल शिल्पी की तरह कथाकार शिव प्रसाद सिंह जी ने देश काल और वातावरण का चित्रण किया है। इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का भी चित्रण हुआ है। लेखक ने कर्मनाशा की बाढ़ का चित्र ऐसा खींचा है जैसे पाठक किनारे पर खड़ा होकर बाढ़ का पानी भीषण दृश्य देख रहा है। भाषा शैली। भाषा में ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे मानुष, डीह, तिताई, दस, बिटवा, चौरा आदि का प्रयोग हुआ है। मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ, जैसे दाल में काला होना, पेट में दाढ़ी होना, फूटी आंख न सुहाना, खाक छानना। उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ, हौसला, सैलाब। दोहरे प्रयोग वाले शब्द भी, जैसे लोग बाग, उठल्ले, निठल्ले, इन सब भाषाओं का प्रयोग हुआ। भाषा सजग सजीवता भाषा में आ गई है। इस कहानी में शिल्पगत विशेषताओं व अधिक फ्लैशबैक की पद्धति का प्रयोग करके लेखक ने घटनाओं की तारतम्यता को कुशलता से जोड़ा है। कहानी की शैली की एक और विशेषता है कि सजीव चित्रण और सटीक उपमाएं हैं। कहानीकार ने बाढ़ की विभीषिका का बड़ा ही जीवंत, रोमांचक चित्रण किया है। उद्देश्य क्या है? अब किसी न किसी चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। तो उपेक्षिता के प्रति सहानुभूति, संवेदना व्यक्त करना और समाज में व्याप्त रूढ़वादिता और अंधविश्वास का खंडन करना, जात पात का विरोध करना, सामाजिक वैरभाव को समाप्त करना इत्यादि। शीर्षक। तो कर्मनाशा की हार शीर्षक सरल, संक्षिप्त, नवीन, कौतूहलवर्धक है, जो कहानी की कथा वस्तु के अनुरूप सटीक व अत्यंत सार्थक है। देखिए, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फिर बाद में पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हम एक बार ऐसा वीडियो एक बना देंगे आपको, तो ऑल इन वन आप सब में, मतलब समीक्षा करते समय सब में उन्हीं शब्द, एक बार एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब एक बार हम आपको देंगे एक एक समीक्षा। बस उस समीक्षा को पढ़ के आप थोड़ा सा चेंज करके सारी समीक्षाएं उसी प्रकार लिख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।